हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स विजन में आप सभी लोगों का एक बार फिर मैं जितेंद्र पटेल स्वागत करता हूं। हम लोग दोस्तों पॉलिटिकल आपको 2 लेक्चर प्रोवाइड करा चुके हैं, जिसमें मैंने पहले लेक्चर में प्रेम्बल ऑफ इंडिया या कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रेम्बल है, प्रस्तावना है, उसको मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया था। उसके बाद मैंने भारत का राज्य क्षेत्र आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक पढ़ाया, उसको भी मैंने आप लोग के सामने पढ़ा चुका हूँ। तीसरा वीडियो जो हमारा होगा सिटीजनशिप, नागरिकता, आर्टिकल 5 से गिरा, उसको मैं लेक्चर 3 में पढ़ाऊंगा। लेकिन आज दोस्तों हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, भारत की जनगणना। ओके, आज हम लोग भारत की जनगणना पढ़ेंगे। संभव तो नहीं है कि एक ही वीडियो में हम लोग भारत की जनगणना को पूरा पढ़ सकें, लेकिन आने वाले 2 या 3 वीडियो में हम लोग 3 वीडियो में पूरी जनगणना को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नगरीकरण को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए जनगणना को हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग को दोस्तों पता होना चाहिए भारत की जनगणना शुरू कब से होती है। ब्रिटिश शासन के समय, मैं आप लोग को पहले याद दिला दूं कि विश्व में सबसे पहले कई एग्जामों में क्वेश्चन आया कि सबसे पहले विश्व में किस देश में जनगणना शुरू हुई, सेंसस सबसे पहले किस देश में की गई। आप लोग को याद रखना होगा, स्वीडन में 1749 में जनगणना शुरू हुई। स्वीडन एक देश है जो आपका नोबेल पुरस्कार प्रोवाइड कराता है, फिनलैंड के बगल में है। तो स्वीडन नामक देश से 1749 में पहली बार जनगणना की गई। उसके बाद 1790 के आसपास अमेरिका में भी जनगणना की स्टार्टिंग हो गई थी। लेकिन एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले 10 की जनगणना की शुरुआत कहाँ से हुई, तब आप अमेरिका टिक करें, क्योंकि 1790 के आसपास अमेरिका में 10 की जनगणना की शुरुआत हुई। ये रही बेटा इतिहास, जनगणना का इतिहास। लेकिन हम लोग आगे आते हैं भारत की जनगणना पे। भारत पे इसका क्या सिस्टम रहा, भारत में कब से स्टार्ट हुई, कब खत्म हुई, वर्तमान में कौन सी जनगणना है, इस सब टॉपिक को हम लोग कवर करते हैं आज। 1872 में भारत के वायसराय हुआ करते थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 1857 की क्रांति, भारत में गवर्नर जनरल का नाम बदल के उसको हम लोगों ने वायसराय नाम दे दिया था उस पद का। तो 1872 में भारत का वायसराय हुआ करता था लॉर्ड मेयो के समय 1872 में भारत में पहली बार जनगणना शुरू हुई। तो आप लोग याद रखिए, भारत में पहली बार जनगणना कब शुरू हुई, 1872 में। टिक करना है आप लोग को। ओके, आइए थोड़ा बहुत देखते जाते हैं। लॉर्ड मेयो 1872 में पहली जनगणना। उसके बाद दोस्तों स्थायी जनगणना, रेगुलर सेंसस। स्थायी रूप से जनगणना कब हुई, आप लोग को याद रखना होगा, 1881 में ही। उसके जस्ट 9 साल बाद 1881 में भारत के वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड रिपन, और लॉर्ड रिपन के समय ही भारत में स्थायी जनगणना की शुरुआत हुई। और तब से आज तक दोस्तों रेगुलर जितने भी साल हो गए, 30 साल उधर और 100 साल इधर, और 150 सालों से, तब से आज तक दोस्तों 150 सालों से रेगुलर भारत की 10 वर्षों में जनगणना केंद्र सरकार के द्वारा कराई जा रही है। पहले ब्रिटिश सरकार के द्वारा कराई जाती थी। जब से भारत गुलामी की जंजीरों से मुक्त हुआ, तब से भारत का केंद्र सरकार भारत की जनगणना कराता है। क्योंकि आप लोग को ये भी याद रखना होगा, जनगणना केंद्र सूची का विषय है, सेंट्रल सूची का विषय, क्योंकि हमारी भारत की सेंट्रल सूची का विषय। क्योंकि हम लोग जब पढ़ेंगे 7वीं अनुसूची में तीन भाग हैं, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची, एक केंद्र सूची। और केंद्र सूची में ही जनगणना का उल्लेख है। तो बराबर जनगणना का जो कार्यभार है वो केंद्र देखता है, इसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता। तो याद रखिएगा, 1881 में लॉर्ड रिपन 1881 में स्थायी जनगणना। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है भारत में पहली बार जनगणना किस वायसराय के समय की गई, आप लॉर्ड मेयो टिक करेंगे। अगर क्वेश्चन पूछता है भारत में सर्वप्रथम स्थायी जनगणना किस गवर्नर जनरल या वायसराय के समय की गई, आप लोग लॉर्ड रिपन टिक करेंगे। भारत में पहली जनगणना कब कराई गई, आप 1872 टिक करेंगे। भारत में पहली स्थायी जनगणना कब कराई गई, आप 1881
टिक करेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि जनगणना हर एक एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन आता है। आप पीसीएस, यूपी पीसीएस, लोक सेवा आयोग का कोई भी एग्जाम दीजिए, 100-150 जो भी जीएस के क्वेश्चन आते हैं उसमें 6-7 क्वेश्चन जनगणना के रहते हैं। हाल ही में आरओ के एग्जाम हो, उसमें आप देख लीजिए सेंसेक्स के 5-6 क्वेश्चन आए हुए हैं। अब तो आंकड़ों पे बल देने लगा है, क्लोज बिल्कुल पॉइंट वाइज आंकड़े देता है। आपको वो भी सब चीज़ें ध्यान देना पड़ेगा। हम आपको 3 से 4 वीडियो प्रोवाइड कराएंगे और पूरा जनगणना का डिटेल्स आप लोग के सामने मैं रखूँगा, इसलिए आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं 11 अक्टूबर को पीसीएस का एग्जाम भी है, उसके पहले ही मैं आप लोग को पूरी जनगणना का क्लू आप लोग के सामने रख दूँगा। उसके बाद भारत की लास्ट टाइम जनगणना हुई थी 2011 में। क्वेश्चन बनता है कि ये भारत की किस नंबर की जनगणना थी। अगर आप लोग काउंट भी करें दोस्तों तो ये भारत की 15वीं जनगणना थी, 15वीं। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भारत की लास्ट टाइम जनगणना 2011 में हुई थी, वो भारत की किस नंबर की जनगणना थी। आप लोग को 15वीं जनगणना टिक करना है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आप लोग काउंट भी करें तो 2 साल इधर 2001 और 2011 और 100 साल उधर 1900 के दशक में 20वीं शताब्दी के, तो 12 साल ये हो गए और 81, 91 और 72 3 वो हो गए, तो 12-3-15 हो गए। आई होप आप क्लियर हो गए होंगे। अब यहीं से दोस्तों क्वेश्चन बनता है नेक्स्ट कि इस जनगणना के 2011 में जो जनगणना हुई उसके जनगणना आयुक्त कौन थे। जनगणना आयुक्त याद रखिएगा, सी चंद्रामौली, सी चंद्रामौली। लिखावट पे ना जाइएगा, आप मेरी बात को ध्यान से सुनते रहिएगा और नोट डाउन करते रहिएगा। सी चंद्रामौली। तो फिर अगर हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे, तो क्वेश्चन ये भी उठता है कि पहले जनगणना के आयुक्त कौन थे, क्योंकि वो भी पूछ सकता है। तो आपको लोग को याद रखना है प्लाउडेन, 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 प्लाउडेन। ये 2011 की जनगणना के आयुक्त थे और ये पहली जनगणना के आयुक्त थे, पहली। इन दो लोग को आप नोट कर लीजिएगा। जनगणना गणना आयुक्त। सीधा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा कि भारत की लास्ट टाइम जनगणना 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे, सी चंद्रामौली, और पहली जनगणना के आयुक्त कौन थे, प्लाउडेन। ओके दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। क्लियर करते रहेंगे हम लोग इसी तरह। उसके बाद 2 क्वेश्चन सिंपल से आते हैं जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, पुराने हो चुके हैं, लेकिन आयोग है पूछने को नहीं मानता, पूछता है, बार बार पूछता है और आगे भी आपसे पूछता रहेगा। क्वेश्चन क्या है कि महान विभाजक वर्ष, महान विभाजक वर्ष, जनगणना में महान विभाजक वर्ष किस वर्ष को माना जाता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछता है सीधे। और आप लोग को याद रखना है 1921। और ये क्यों दोस्तों, जब 1911 की जनगणना हो गई उसके बाद 1921 में जब जनगणना हुई, हमारे इतिहास में, जनगणना के इतिहास में पहली बार हुआ कि हमारी जनगणना -0.31 माइनस में रही। 15 बार जनगणना हो चुकी है 10 की जनगणना में। याद रखिए दोस्तों, 1911 से और 1921 के मध्य पहली बार हुआ कि हमारी जनगणना माइनस में रही। उसका कारण दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप लोग हिस्ट्री पढ़िएगा, कई सारे अकाल पड़े हमारे यहाँ, ब्रिटिश नीतियाँ उसकी जिम्मेदार हैं। बहुत सारे अकाल पड़े, सूखा पड़ गया था, बहुत सारे रोगों का फैलाव हुआ, इसी कारण बहुत सारे लोगों की डेथ हुई और इसी कारण 2011 से 2021 के मध्य हमारी जनगणना माइनस में चली गई। इसीलिए हम इसे महान विभाजक वर्ष कहते हैं। देख लीजिए, महान विभाजक वर्ष। आप 1921 टिक करिएगा, आपको सीधा सीधा ऑप्शन मिलेगा। कितनी जनसंख्या माइनस में थी, 0.31%। ये आपकी माइनस में जनगणना थी, जनसंख्या थी। और इसका कारण मैंने आपको बताया, रोगों का फैलाव,
ब्रिटिश नीतियाँ, और सबसे बड़ा जो कारण था इन सब में, अगर कारण भी पूछता है आपसे कि निम्नलिखित में से महान विभाजक वर्ष में जनसंख्या कम होने का कारण कौन था, आप लोग सीधा अकाल पर टिक करिएगा। इतने सारे अकाल पड़े, सूखे पड़े कि अनाज की कमी हो गई, अनाज की कमी होने से लोगों की मृत्यु हो गई। आई होप आप समझ गए होंगे दोस्तों। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जैसे बनता है कि महान विस्फोटक वर्ष, मतलब एक ऐसा वर्ष है जिसमें जनसंख्या माइनस में गई, तो एक ऐसा वर्ष भी होगा ना 10-15 वर्षों में जिसमें जनसंख्या सबसे ज़्यादा बड़ी होगी, तो उसको हम लोग महान विस्फोटक वर्ष कहते हैं। और ये भी क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा हुआ है। और महान विस्फोटक वर्ष आप लोग दोस्तों याद रखिएगा 1971, खासकर तो आप लोग यहाँ तक याद रखिएगा कि 1951 से लेकर जैसे ही हमारा देश आज़ादी से मुक्त हुआ उसके बाद 1981 तक इतनी ज़बरदस्त जनसंख्या बढ़ी कि इसलिए, और इन तीनों भाई 1951 से 1981 30 दशक हुए ना, 3 दशक हुए, और 3 दशकों में बीच वाला दशक 1971 में सबसे ज़्यादा जनसंख्या बढ़ी। इसी कारण 1971 को महान विस्फोटक वर्ष के नाम से हम लोग जानते हैं, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या में वृद्धि हुई। महान विस्फोटक वर्ष, महान विस्फोटक वर्ष 1971। ये दो क्वेश्चन आप लोग को याद रखना है। महान विभाजक वर्ष 1921, महान विस्फोटक वर्ष 1971। वो बहु क्वेश्चन आपसे पूछेगा, हमेशा पूछेगा जब तक, क्योंकि ये स्थायी है ना दोस्तों, बदलेगी तो है नहीं, ये तो बदलेगा ही नहीं। दूर दूर तक की संभावनाएं तो यही दिख रही हैं। हो सकता है भविष्य में कभी प्रकृति का कहर टूट पड़ा, कुछ भी कारण हो गए, जैसे आप देख रहे हैं महामारी फैली हुई है कोरोना जैसी, तो अगर ऐसी कोई और बड़ी महामारी आती तो हो सकता है उससे जनसंख्या में गिरावट आए और शायद इससे भी नीचे चली जाए, लेकिन संभावनाएं दूर दूर तक मुझे नज़र नहीं आती। और महान विस्फोटक वर्ष की भी बात रही तो हमारी सरकार उस पर प्रयास भी कर रही है कि जनसंख्या पे कंट्रोल करना है, इसलिए हो सकता है कि ये भी दोबारा ना देखने को मिले हमें। लेकिन आप लोग इन दोनों को याद रखिए, क्योंकि मुझे लगता है ये परिवर्तित होने वाले नहीं हैं आसपास। आइए आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन करते रहिएगा आप सुन के। अब हम लोग आते हैं 2011 की जनगणना पे। पहली बात तो 2011 सेंसेक्स, पहली बात तो आता है कि 2011 में जनगणना कितनी थी। आप सीधा से सुनते हैं 121 करोड़, याद रखिए, ज़्यादा आंकड़ों पे गौर मत कीजिएगा, बोझ मत डालिएगा। 121 करोड़ हमारी जनसंख्या थी। जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलते रहते हैं, भारत 125 करोड़ देशवासियों का 125 करोड़ वासियों का देश है, इसलिए हमारी जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार 121 थी। आपको इसमें याद रखना है। पुरुषों की जनसंख्या थी 62 करोड़। 1 मिनट, 1 मिनट दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। 121 करोड़ से पुरुषों की जनसंख्या थी 62 करोड़ और महिलाओं की जनसंख्या थी 58 करोड़। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, अंतर आपको देख ही रहा होगा, 4 का सीधा सीधा अंतर दिख रहा है। इसका मतलब महिला और पुरुष की जनसंख्या में अंतर है, और महिला और पुरुष के अगर रेशियो में अंतर हो तो देश के लिए भविष्य में गंभीर समस्या पैदा हो सकती है। आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि महिलाओं और पुरुषों का इक्वल होना जरूरी है। इक्वल तो नहीं, कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि महिलाओं की जनसंख्या ज़्यादा होनी चाहिए, और हमारे यहाँ महिलाओं जस्ट अपोजिट है, महिलाओं की संख्या कम है। और थोड़ा बहुत नहीं, आपको लोग को याद होगा, अगर भारत में 1000 पुरुष हैं तो उसमें महिलाओं की संख्या है 943। ये लिंगानुपात है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? 943। तो समस्या तो है ना दोस्तों, समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि महिलाओं की संख्या लगातार घट रही है। आप लोग देख ही रहे हैं क्या लोगों के मत हैं महिला बेटियों को लेके। जैसे अब कहना तो नहीं चाहिए, मैं आप लोग क्लासरूम में पढ़ा रहा हूँ, हाथरस वाला कांड कैसे हुआ, अपराध बढ़ते जा रहे हैं महिलाओं के खिलाफ। एक निर्भया कांड हुआ तो उसमें
लोगों के अंदर जन जागरूकता जागी थी कि लोगों के अंदर भय आएगा, अब ऐसे कांड नहीं होंगे, देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन उसके बाद भी देखने को लगातार मिल रहे हैं। एक अभी रिपोर्ट आई थी नेशनल क्राइम ब्यूरो की कि डेली 80 क्राइम हो रहे हैं इंडिया में। डेली 80 क्राइम का मतलब वो नहीं मर्डर, क्राइम का मतलब रेप केस। समस्या है ना, सरकार को ध्यान देना चाहिए, सुधार करना चाहिए इन सब चीज़ों पे। हम लोग राजनीति पे नहीं जाएंगे, अपने टॉपिक पे रहेंगे। तो भारत की 2011 जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943। वहीं अगर पूछ ले शिशु लिंगानुपात तो 919 शिशु लिंगानुपात। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। और 943 लिंगानुपात। यूपी की सेंसेक्स भी हम आपको पढ़ाएंगे, और इंडिया की तो पढ़ा ही रहे हैं। पहले इंडिया की सेंसेक्स पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद यूपी की। 943 लिंगानुपात भारत का है और 919 शिशु लिंगानुपात है भारत का। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 912। यहाँ तो और गंभीर समस्या है। इंडिया की तो 943 है, लेकिन यूपी का 912। और शिशु लिंगानुपात में यूपी में और समस्या है, 902। यानी यूपी की लिंगानुपात 912 है और शिशु लिंगानुपात 902 है। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान हरियाणा से शुरू किया था। उसका मेन रीजन यही था आंकड़ा दोस्तों। अगर यही आंकड़ा 1000 में 1022 होता तो मुझे नहीं लगता कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये अभियान शुरू करते। समस्या यही है दोस्तों, और भविष्य में गहरी समस्या पैदा होगी अगर आप लोग और हम लोग ध्यान नहीं देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, भारत का लिंगानुपात 943 है और शिशु लिंगानुपात भारत का 919 है। और रही बात यूपी की लिंगानुपात की 912 है और शिशु लिंगानुपात 902 है। ये दो चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हैं साइड में। वैसे मैं जो यूपी का सेंसस पढ़ाऊंगा तो आप लोग को बताऊंगा ये सारी चीज़ें। आइए आगे बढ़ते हैं। वीडियो पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों कुछ इतिहास, हम लोग जनगणना के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जनगणना अधिनियम, जनगणना अधिनियम एक है नई जनगणना नीति। ये क्वेश्चन आप लोग से पूछता रहता है एग्जाम में, बार बार पूछता रहता है और आप लोग गलत करके चले जाते हैं। नई जनगणना नीति और जनगणना कोष, 3 चीजें हैं जनगणना से संबंधित। जनगणना कोष, पूछता है जनगणना अधिनियम कब आया दोस्तों, जनगणना अधिनियम कब आया, जनगणना नीति कब आई और जनगणना कोष की स्थापना कब की गई। तीनों क्वेश्चन आपसे पूछा एग्जाम में और तीनों क्वेश्चन आप यहाँ समझ सकते हैं, मैंने लिख दिए हैं। अब इनका वर्ष आप लोग को पता होना चाहिए। वर्ष में सीधा लिख देता हूँ। जनगणना अधिनियम 19 आज़ादी के जस्ट 1 साल बाद 1948 में आया और नई जनगणना नीति 15 फरवरी 2000 को आई, 15 फरवरी 2000 को आई। और जनगणना कोष आपका 2003 में आया। ओके, क्लियर। लिख देता हूँ, लिख सकते हैं आप 1948 2000, डेट भी डाल सकते हैं 15 फरवरी, क्योंकि एक बार डेट डाल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया था। उसके बाद ये है 2003। जनगणना कोष 2003, जनगणना अधिनियम 1948, नई जनगणना नीति 15 फरवरी 2000। क्लियर, आप लोग लिख सकते हैं जनगणना अधिनियम 1948, जनगणना नई जनगणना नीति 2000 और जनगणना कोष 2003। नोट कर सकते हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आपसे पूछे हुए दोस्तों, आप लोग पढ़ सकते हैं आराम से और नोट डाउन भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अमर्त्य सेन का नाम तो सुना होगा ना आप लोगों ने, बिल्कुल सुना होगा। अर्थशास्त्री हैं, बहुत बड़े, नोबेल प्राइज भी मिल चुका है उनको। अमर्त्य सेन जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने कहा है लुप्त होती महिलाओं का कॉन्सेप्ट दिया हमने, लुप्त होती महिलाओं का कॉन्सेप्ट। तो लुप्त होती महिलाओं का कॉन्सेप्ट किसने दिया, नोट डाउन कर लीजिए। लुप्त होती महिलाओं
लुप्त होती महिलाएं, अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन लिख सकते हैं आप लोग। बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं और अगर किसी व्यक्ति को नोबेल प्राइज मिल जाए तो आप समझ सकते हैं उसकी क्या क्वालिटी होगी समाज में, क्या इमेज होगी। तो बहुत बड़ी शख्सियत है, आप लोग समझ सकते हैं। और उन्होंने समाज में लुप्त होती महिलाओं का कॉन्सेप्ट दिया और ये एग्जाम में पूछा हुआ आपसे डायरेक्ट कि लुप्त होती महिलाओं का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? अमर्त्य सेन। उसके बाद दोस्तों, मानव, आप लोग गौर करते होंगे, अगर पॉलिटी में, राजनीति में आपका थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट होगा, प्राइम मिनिस्टर जब विदेशों में जाते हैं तो कहते हैं कि हमारा देश युवाओं का देश है, 125 करोड़ लोगों का देश है मेरा। तो कुल मिला के इसके कहने का मतलब पॉजिटिव थिंग तो, निगेटिव थिंग तो हो नहीं सकती, पॉजिटिव थिंग से ही बोलते होंगे। और पॉजिटिव थिंग क्या है कि मानव एक पूंजी है, मानव एक पूंजी है, मानव एक पूंजी है, मानव एक पूंजी है। इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? अर्थशास्त्र का विषय लेकिन जनगणना से संबंधित है। मानव एक पूंजी है, इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? शुल्ज नामक विद्वान ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। मानव एक पूंजी है, क्योंकि जहाँ मानव होगा वहाँ कार्य होंगे और जहाँ युवा होगा वहाँ बेहतर कार्य होंगे। और क्योंकि युवा बेहतर कार्य कर सकते हैं और जहाँ बेहतर कार्य होगा उस देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, उस देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, उस देश का विकास होगा, उस देश का विकास होगा, उस देश विश्व में शीर्ष स्थानों में गिना जाएगा। तो मानव पूंजी, मानव पूंजी, इस सिद्धांत को शुल्ज नामक विद्वान ने प्रतिपादित किया था। शुल्ज, ओके दोस्तों, मानव पूंजी शुल्ज नामक विद्वान ने प्रतिपादित किया था। नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग पढ़ते रहिए ऐसे ही। जनगणना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, आप लोग समझ सकते हैं। अब बात करते हैं भारत की जनगणना जो कि 21 करोड़ है, वो विश्व की कुल जनगणना का कितना परसेंट है? विश्व की जनगणना का भारत की जनगणना जो कि 21 करोड़ है, विश्व की जनगणना का कितना परसेंट है? 17.7%। भारत की जनगणना विश्व की 17.7% है। आपको जब कथन कारण में दोस्तों क्वेश्चन पूछता है, भारत 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो उसमें सीधा सीधा पूछता है भारत की कुल जनगणना विश्व की जनसंख्या का इतना परसेंट है। अगर आप लोग ये फैक्ट याद रखेंगे, आप लोग वहाँ क्लियर हो जाएंगे कि ये बिल्कुल क्लियर दिया हुआ है और 17.7% आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि 2001 से 2011 10 की वृद्धि, 10 की वृद्धि 2001 से 2011 के मध्य भारत की जनगणना में कितनी 10 की वृद्धि हुई? यहाँ भी आपको इतना ही लगभग याद रखना है, 17.5%, 17.7%, 17.5%। भारत की जनगणना विश्व की जनगणना का कुल कितना परसेंट है? 17.7%। 2001 से 2011 के मध्य भारत की 10 की वृद्धि कितनी हुई? 17.5%। यहीं अगर यूपी की बात होती है तो यूपी की जनगणना लगभग 20% वृद्धि की थी, यानी भारत से कहीं ज़्यादा वृद्धि हुई 2001 से 2011 के मध्य। ये चीज़ हम यूपी की सेंसस जब पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे, यहाँ आप लोग इतना जानिए। 2001 से 2011 के मध्य भारत की 10 की वृद्धि कितनी रही? 17.5। जब विश्व की जनगणना की भारत का कितना परसेंट है? 17.7%। साक्षरता पे थोड़ा गौर कर लेते हैं। वैसे मैंने सोचा था कि ये सब चीज़ें बाद में पढ़ाऊंगा, आज आप लोग को मैं जनगणना का इतिहास समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा बहुत देख लेते हैं। साक्षरता 74.04%।
भारत की कुल जनगणना कितने परसेंट साक्षर है? 74.04%। आपको याद रखना है, अगर आपके ऑप्शन में 73% भी मिलता है टिक करेंगे, अगर 74% नहीं दिया है 74% मिलता है टिक करेंगे, अगर 74.04% देता है तो उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता दोस्तों। आप सीधा सीधा टिक कीजिएगा 74.04%। अगर आप लोग इतना नहीं याद रख सकते तो कम से कम 74% तो याद ही रखिएगा। ओके, उसके बाद याद बात आती है दोस्तों महिला और पुरुष की। 1 मिनट में पानी पी लो थोड़ा सा। आइए, 74.04% जन साक्षरता है, जिसमें पुरुष साक्षरता 80% है दोस्तों और महिला साक्षरता 62% है। कितना अंतर है? शर्म आनी चाहिए हमें अपने आप पे कि बेटियों को हमने घर पे बिठा के रखा और पुरुषों को कितना साक्षर कर दिया। 80% पुरुष साक्षर है और महिला कितनी कम साक्षर है। गंभीर विषय है, सोचनीय विषय है, विमर्श करना चाहिए हमें। सरकार को विमर्श करनी चाहिए। सरकार योजनाएं बनाती है, उसको जमीनी स्तर पर लागू करना चाहिए ताकि हमारी बेटियां पढ़ सके और ये अंतर खत्म हो सके। फिर भी हम लोग टॉपिक पे क्वेश्चन पे आते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन होता है भारत की जनगणना कुल जनगणना का कितना परसेंट साक्षर है? 74.04%। पुरुष साक्षरता 80%, महिला साक्षरता इतनी। आइए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि भारत के राज्यों में सबसे साक्षर वाला राज्य कौन सा है? आई होप आप लोग सब लोग जानते होंगे ये क्वेश्चन, क्योंकि बड़ा फेमस क्वेश्चन है। भारत के राज्यों में जितने भी राज्य हैं, फिलहाल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दमन और दीव का विलय हो गया। पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, उसके बाद जम्मू और कश्मीर और लद्दाख बना। याद रखिएगा दोस्तों, लद्दाख का आपका लेह सबसे बड़ा जिला बन गया है, क्योंकि जब उसका एक नए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में उसका पुनर्जन्म हुआ तो वहाँ का लेह सबसे बड़ा जिला है भारत का। और उसके बाद जम्मू कश्मीर आपका केंद्र शासित प्रदेश बन गए। पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, 2 वो बन गए, 7 2 9 हो गए। और 29 राज्य हुआ करते थे, तो एक जम्मू कश्मीर राज्य का विघटन हो गया, तो अब 28 राज्य बचे और 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश होने चाहिए। लेकिन दादरा नगर हवेली और दमन और दीव का विलय कर दिया गया दोस्तों, इसलिए अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बचे। ये क्वेश्चन आपके एग्जामों में आएगा आने वाले समय में, और आएगा, याद रखिएगा। सवाल ये आता है दोस्तों कि भारत का सबसे साक्षर वाला राज्य कौन है और सबसे कम साक्षर वाला राज्य कौन है? ये क्वेश्चन आपसे पूछता है और आने वाले 2021 की जनगणना जब तक नहीं हो जाती तब तक पूछेगा। यानी 2020 ज़्यादा नहीं, 5-6 महीने बचे। और इस समय में एग्जाम कौन से हैं? रेलवे का एग्जाम लगा हुआ है, हमारे यूपी में बहुत सारे एग्जाम लगे हुए हैं, PCS का एग्जाम लगा हुआ। उन एग्जामों के लिए हम लोग देख सकते हैं। भारत का सबसे साक्षर राज्य है, सबसे साक्षर राज्य भारत का केरल है और सबसे कम साक्षर राज्य है आपका बिहार। आप लोग को यहाँ आंकड़ा याद रखना होगा, 94% साक्षर है आपका केरल राज्य। लेकिन मुझे लगता है ऐसा कि जब 2021 की जनगणना होगी तब केरल में आपका ये आंकड़ा जाके 100% पूरा हो जाएगा। हालांकि एक पूर्वी राज्य ने दावा किया है कि हमारे यहाँ की जनसंख्या 100% साक्षर हो चुकी है, लेकिन वो 2021 की जनगणना के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल 2011 की जनसंख्या के अनुसार, जो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे साक्षर वाला राज्य कौन है? केरल है। और सबसे कम साक्षर वाला राज्य बिहार। जैसा कि यूपी बिहार वाले बदनाम भी होते हैं दोस्तों अनपढ़ के लिए। ये बात मजाक मत लीजिएगा, ऐसा है दोस्तों। हमारे मुख्यमंत्री जी सीधा सीधा बोल देते हैं कि हमारे राज्य में ज्ञान की कमी है, हमारे राज्य के स्टूडेंट हैं उनके अंदर योग्यता नहीं है, हमें अच्छे स्टूडेंट, योग्य स्टूडेंट नहीं मिल रहे हैं। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, जितना इंटेलिजेंट लड़का, जितनी मेहनत पढ़ाई में, जितना साक्षर यूपी के स्टूडेंट हैं, जो एग्ज़ाम यूपी के स्टूडेंट क्वालिफाई कर सकते हैं, शायद वो किसी और राज्य का नहीं कर सकता। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। फिलहाल वो अच्छे पोस्ट पे हैं, उनके दिमाग की तुलना हम अपने दिमाग से नहीं कर सकते। खैर है मुख्यमंत्री जी, कोई बात नहीं,
केरल 94% साक्षर है, और मुझे लगता है ऐसा कि 100% साक्षर हो जाएगा। 100 नहीं तो 99% जरूर साक्षर हो जाएगा 2021 की जनगणना के अनुसार। और बिहार आपका सबसे कम साक्षर राज्य है 2011 की जनगणना के अनुसार, और ये दोनों टॉपिक 2011 की जनगणना के अनुसार है। आई होप जो मैंने पढ़ाया आप लोग को आप समझ गए होंगे, और कल मैं आपको दोबारा जनगणना का विषय लाऊंगा, और दोबारा जनगणना पे इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे, और एक विस्तृत अध्ययन हर एक चीज़ मैं आपके सामने रखूंगा। एक क्वेश्चन आया था हाल ही में इस एग्जाम में कि नगरीकरण का परसेंटेज कितना है। नगरीकरण, भारत की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट नगरों में रहती है, तो आपको याद रखना है 31.03%। भारत की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट जनसंख्या नगरों में रहती है, 31.03%। और नगरीकरण हालांकि मैं अलग से पढ़ाऊंगा आपको टॉपिक, लेकिन थोड़ा सा यहाँ दिमाग में आ गया इसलिए मैंने आपको बता दिया। सबसे कम साक्षर राज्य आपका बिहार है, सबसे अधिक साक्षर राज्य केरल है, और शायद पूर्वी राज्य ने दावा किया था कि हम सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य हैं। वो 2021 की जनगणना के बाद पता चलेगा। आपको उस पर ध्यान नहीं रखना, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा सबसे साक्षर वाला राज्य है, और वहाँ पूर्वी राज्य देगा, और आपको वहाँ पर टिक नहीं करना, आपको केरल पर टिक करना, क्योंकि डाटा हमारे पास अभी यही मौजूद है। तो मैं आपसे विदा चाहता हूँ दोस्तों। कल मैं आप लोग के सामने फिर से जनगणना का अगले फैक्ट होंगे, अगले जो डाटा होंगे आपके सामने लाऊंगा। आप लोग हमारे चैनल स्टूडेंट्स विजन में बने रहिए, इसको सब्सक्राइब, शेयर और लाइक्स कीजिए, और मैं आप लोगों से जहाँ जहाँ पहुँचा सकते हैं चैनल, जहाँ आपकी पहुँच है आप वहाँ तक पहुँचाइए, क्योंकि आप हमारी शक्ति हैं और हम आपकी शक्ति हैं।